17 मई सन 2025 उत्तर प्रदेश, जिला बदायूं। आज की जो ये सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश का जिला लगता है बदायूं। वहाँ की एक लड़की जिसके हाथों पर मेहंदी लग रही होती है, क्योंकि अगले 2 दिनों बाद ही उसकी बारात आने वाली रहती है। लड़की जिसका नाम संजना रहता है। संजना की उम्र 27 वर्ष रहती है। परिवार में संजना के खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि बेटी विदा होने वाली है। बड़े ही धूमधाम से, जोरों शोरों से संजना की शादी की तैयारी चल रही होती है। संजना के पिता मुकुंद लाल अपनी बेटी को दहेज में वो सब कुछ देते हैं जो कि लड़की के परिवार वाले से मांग करते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। संजना का होने वाला दूल्हा, उसका पति जिसका नाम मनोज रहता है। मनोज गुजरात फैक्ट्री में काम करता है और महीने का 18 से 19 हजार आराम से कमा लेता है। मनोज के परिवार में उसकी 2 दीदी रहती हैं जिनकी शादी हो जाती है। इधर जो मनोज की मम्मी रहती हैं, पिता रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने बेटे मनोज की शादी से खुश नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि मनोज उनका सबसे छोटा लाडला बेटा रहता है। अब लाडले बेटे की शादी हो और बूढ़े माता पिता खुश ना हो, जश्न ना मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मनोज के 3 भाई रहते हैं, सबसे छोटा मनोज रहता है। अब बड़े ही धूमधाम से दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे रहते हैं। इधर संजना वो भी बहुत खुश रहती है। उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान रहती है, जैसे कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी के चेहरे पर रहती है। कहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, होनी क्या है, ये किसी को पहले से पता नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मोहन के साथ होता है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश हो जाएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरा परिवार बहुत अच्छे से होगा और अपनी सेहत का ध्यान रख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम, आपके शहर का नाम अपने वीडियो में लूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मोहन वो क्षण भी आता है जब बारात लेकर के घोड़े पर चढ़ता है और बारात लेकर के वो अपनी पत्नी दुल्हन संजना के दरवाजे पर पहुंचता है। बड़े ही धूमधाम से दूल्हे और बारातियों का भव्य स्वागत होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। संजना विदा होकर के अब एक लंबी सी काले रंग की गाड़ी में अपने होने वाले दूल्हे के साथ, अब हो चुका दूल्हा है उसका, उसके साथ वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब संजना को मोहन के कमरे में बैठा दिया जाता है, क्योंकि आज शादी की पहली रात रहती है, मिलन की रात रहती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और शादी की पहली रात क्या होता है। कुछ ही देर बाद दूल्हा कमरे में आता है। दुल्हन शर्मा रही होती है, लज्जा रही होती है। फिर दुल्हन के साथ वही सब कुछ होता है जिस लिए उसने शादी की थी। सुबह हो जाती है। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही। दुल्हन उठती है, नहाती है, धोती है, फ्रेश होती है और बाकी रस्मों को अदा करने के लिए वो नीचे चली जाती है। रीति है, रिवाज है सब। अब दुल्हन मोहन के साथ, यानी कि अपने दूल्हे के साथ लगभग 13 दिन रहती है अपने ससुराल में। इसके बाद वो अपने घर मायके वापस लौट आती है। मायके में रहती है, खुश रहती है। परिवार को ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ घटित होने वाला है। अब इधर जो दूल्हे का परिवार रहता है वो सोनम को लेने के लिए ससुराल पहुंचता है। दुल्हन संजना के परिवार वाले संजना को आवाज लगाते हैं कि तुम्हारे पति जी आ गए हैं, अब तुम्हें
जाना चाहिए, शाम का समय हो गया है, रात हो जाएगी तो सही नहीं रहेगा। दुल्हन को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन संजना के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब परेशान माता पिता की आखिर संजना बोल क्यों नहीं रही है। जो संजना की मम्मी होती हैं वो कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि संजना कमरे में कहीं नहीं है। इसके बाद वो अपने पति को बताती हैं। जब संजना के पापा ये सुनते हैं तो वो भी हैरान परेशान, बेटी गई तो कहाँ गई। अब पूरे घर में बेटे की खुजैया होती है। इधर दूल्हे और दूल्हे के परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर माजरा क्या है। अब इसके बाद दुल्हन पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है। परिवार संजना को फोन लगाता है, नंबर स्विच ऑफ। करे तो क्या करे। अब दूल्हे का परिवार, संजना का परिवार, माता पिता पति सब थाने जाते हैं और वहां जाकर के वो संजना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस वाले भी तत्परता दिखाते हैं, क्योंकि अभी जो केस हुआ राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी का, ऐसे में पुलिस वाले एफआईआर भी लिख लेते हैं। अब संजना की खोज शुरू हो जाती है। कुछ ही घंटों में पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। अब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो संजना उसके साथ एक पुरुष को, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। संजना से पूछताछ होती है। उसने शादी की, उसके दरवाजे पर बारात आई, वो विदा हुई, दूल्हे के साथ 13 दिन रही और फिर आखिर वो अचानक बिना किसी को कुछ बताए लापता कहाँ हो गई। और उसके साथ ये जो पुरुष, ये व्यक्ति, ये कौन? संजना कहती है कि ये मेरा प्रेमी है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसका नाम आकाश है। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो बहुत चक्का रह जाते हैं। वो दूल्हे से कहते हैं कि बताओ अब तुम्हारी दुल्हन को क्या सजा दी जाए। मनोज कहता है कि देखिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बच गया, मेरे साथ राजा रघुवंशी जैसा नहीं हुआ, वरना मैंने भी संजना के साथ हनीमून का प्लान बना लिया था। मैं तो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, इस शादी से बहुत खुश था। मैं कोई एफआईआर और कोई सजा नहीं चाहता हूँ अपनी पत्नी के लिए। मेरी जान बच गई और मेरे साथ राजा रघुवंशी जैसी घटना नहीं हुई। इस खुशी में मैं जीवित हूँ, कोई एफआईआर नहीं करवाना चाहता हूँ। दूल्हा इतना डरा सहमा रहता है। अब जब दूल्हा ये कह रहा होता है तो दूल्हे के कहने पर पुलिस वाले भी संजना पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। अब संजना, जो उसका प्रेमी रहता है, वो फुल्की की रेडी लगाया करता है, यानी कि फुल्की बेचने का काम करता है। संजना को फुल्की बेचने वाला लड़का, जिसका नाम गुड्डू रहता है, इतना ज़्यादा भा जाता है कि वो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेती है। लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता कभी भी फुल्की बेचने वाले लड़के के साथ उसकी शादी तो नहीं करेंगे। संजना जब भी अपने कॉलेज से छूटती तो वो फुल्की खाने अक्सर गुड्डू के ठेले पर जाया करती थी। गुड्डू एक सीधा साधा लड़का रहता है, जो गरीब परिवार से रहता है, लेकिन स्वभाव उसका बहुत विनम्र रहता है। अब जो संजना रहती है, कब उसे गुड्डू फुल्की वाले से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, ये उसे भी नहीं पता चलता है। अब धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे का व्हाट्सएप लेते हैं, चैटिंग होने लगती है, दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन इसी बीच संजना के माता पिता संजना की शादी मनोज से तय कर देते हैं। मनोज, जिसका बिजनेस रहता है, परिवार भी अच्छा खासा रहता है, अमीर परिवार से रहता है, लेकिन कहते हैं कि इश्क, प्यार, मोहब्बत ये ना तो उम्र देखता है, ना हैसियत देखता है, ना औकात देखता है। अगर ये किसी को हो जाए तो बस हो जाता है। शायद ऐसे ही कुछ गुड्डू फुल्की वाले और संजना के साथ होता है। संजना शादी करती है। शादी के बाद 13 दिन तक वो अपने दूल्हे के साथ रहती है, उसके घर पर रहती है, लेकिन अपने बनाए प्लान के मुताबिक वो गुड्डू के साथ, गुड्डू फुल्की वाले के साथ फरार हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि हर कोई मनोज की तरह किस्मत वाला नहीं होता है। ऐसे ही कुछ राजस्थान के अलवर की ये घटना है। 8 अप्रैल सन 2025, थाना खिरली, एक टेंट कारोबारी जिसके घर से रोने पिटने की आवाज़ आ रही होती है। 4, साढ़े 4 बज रहा होता है।
अब ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वो सभी आनन फानन में टेंट कारोबारी के घर पहुंचते हैं, जिसका नाम नीरज सिंह उर्फ नीरू रहता है। अब नीरू के घर भीड़ जमा हो जाती है। नीरज सिंह उर्फ नीरू, जिसकी निर्मम हत्या हो चुकी होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर नीरू के साथ ऐसा किसने किया होगा, क्या कारण रहा होगा। अब जो नीरू का छोटा भाई रहता है उसे कहीं ना कहीं कोई शंका होती है, क्योंकि उसके भाई नीरज सिंह उर्फ नीरू का एक दांत टूटा रहता है। अभी चूंकि राजा रघुवंशी का कांड हुआ है, उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति को मौत के घाट अपने साथियों के साथ मिलकर के, प्रेमी के साथ मिलकर के उतार दिया था। इसीलिए हर किसी के मन में भय है। इसी भय के कारण नीरज सिंह उर्फ नीरू के छोटे भाई चंदन, जिन्हें शंका होती है, वो थाने जाते हैं और FIR लिखवाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि चंदन जी, क्या आपको किसी पर शंका है? चंदन कहता है कि नहीं, हमें किसी पर कोई शंका नहीं है। हमारे भाई नीरज सिंह उर्फ नीरू का टेंट का कारोबार रहता है। शादी ब्याह में वो टेंट लगवाया करते थे और जो गरीब परिवार रहता है वहाँ पर वो टेंट का सामान मुफ्त ही भिजवा देते थे। भला ऐसे में इतने सभ्य व्यक्ति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसका हृदय इतना विनम्र हो, जो गरीबों के लिए अपना टेंट मुफ्त में दे रहा हो। भला उसकी किसी से क्या ही दुश्मनी होगी। लेकिन आजकल जैसी हवा चल रही है, राजा रघुवंशी की जब से हत्या हुई तब से हर किसी के मन में डर है। इसलिए आप FIR लिख लीजिए, जांच शुरू कीजिए। अगर कोई कातिल है मेरे भैया का तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब चंदन के कहने पर पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में पता चलता है कि नीरज सिंह उर्फ नीरू की धर्म पत्नी, जिसका नाम मंजू रहता है, मंजू जिसकी 2 बेटियां एक बेटा रहता है, वो तीनों जवान रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मंजू, जिसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, क्योंकि टेंट कारोबारी नीरज सिंह उर्फ नीरू, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष हो जाती है, अब ऐसे में वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। अब उनकी पत्नी अक्सर खटिया पर रोया करती हैं, यानी कि चरपाई पर वो गुमसुम रहती हैं, बिलखती रहती हैं, रोती रहती हैं, क्योंकि उनके पति उन्हें वो सुख नहीं दे पाते हैं जो कि एक पत्नी का अधिकार होता है। पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मंजू, जिसका कई लोगों के साथ संबंध है। अब पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मंजू, जिसका आसपास कई लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। मंजू जो इधर उधर मुंह मारा फिरा करती है। इसके बाद पुलिस वाले मंजू से पूछताछ करते हैं तो मंजू के बयान में विरोधाभास लगता है। पुलिस वाले मंजू को थाने ले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। मंजू की कॉल डिटेल भी निकाली जाती है। तो जिस समय नीरज सिंह उर्फ नीरू की हत्या हुई, उस समय मंजू एक नंबर पर लगातार 126 बार कॉल कर चुकी थी। पुलिस वाले 150 CCTV कैमरा भी खंगाले थे, लेकिन ना तो कोई घर के अंदर आता दिखा और ना जाता दिखा। इसलिए जो नीरू की पत्नी मंजू रहती है, उस पर पुलिस की शंका और ज़्यादा गहरा जाती है। अब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं, उस नंबर के बारे में पूछते हैं तो मंजू उगल देते हैं कि वो नंबर उसके प्रेमी का है, जिसका नाम राकेश है। पुलिस वाले राकेश को धर दबोचते हैं। राकेश, जिसकी छोटी मोटी एक कपड़े की दुकान रहती है, राकेश से पूछताछ होती है तो राकेश ये साफ कर देता है कि नीरू की हत्या में उसका कोई दोष नहीं है, उसे ये सब कुछ नहीं मालूम।
अब पुलिस वाले बारी बारी से जितने भी नंबर मंजू के मोबाइल में रहते हैं उन सब के बारे में पता करती है। तो पता चलता है कि जो गांव का मुखिया रहता है वो भी अक्सर मंजू के घर आया जाया करता था और इस बात का विरोध नीरज किया करता था। अब पुलिस वाले मुखिया को गांव के धक पहुंचते हैं, मुखिया से पूछताछ होती है, उसकी भी बातों में विरोधाभास नजर आता है। अब पुलिस मंजू और गांव की मुखिया को बैठा करके आमने सामने पूछताछ शुरू करती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पुलिस की पूछताछ से आखिरकार दोनों टूट ही जाते हैं और जब बताना शुरू करते हैं तो पुलिस के होश हो जाते हैं। मंजू कहती है कि मेरा अपने पति नीरज सिंह उर्फ नीरू को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो हमें गांव के मुखिया जी से मिलने नहीं देते थे और ना तो वो सब कुछ करने देते थे जो कि मेरा अधिकार है। वैसे भी वो कुछ कर नहीं पाते थे, इसलिए मैं गांव के कई लोगों से दोस्ती यारी बढ़ाई थी ताकि मुझे वो सुख मिल सके। लेकिन मेरे पति इस पर ऐतराज़ करते थे और अब तो वो मुझे किसी से मिलने भी नहीं देते थे, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटाने का इरादा बना लिया। ये बात मैंने मुखिया जी को बताई। मुखिया जी ने कहा कि ठीक है, वो मेरा पूरा साथ देंगे। और जैसे ही हमें मौका मिलता है हम मुखिया जी और अपने दो साथियों के साथ मिलकर के अपने पति नीरज सिंह उर्फ नीरू को रास्ते से हटा देते हैं। हमें नहीं लगा कि पुलिस हम तक कभी पहुंच पाएगी, लेकिन ये तो आरोपियों की गलत फहमी होती है कि पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। बाकी आपका इस पर क्या सुझाव है, बाकी आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं, अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।